हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम घटनासार मैगजीन जो अर्धवार्षिकी मैगजीन है, जो कि जनवरी से लेकर जून 2024 के घटनाक्रम दिए गए उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और इस दिशा में आज पहली क्लास होगी और पहली क्लास में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को शामिल करेंगे। तो घटनासार जो मैगजीन आती है, अर्धवार्षिकी मैगजीन है, जो कि जनवरी से लेकर जून 2024 की करंट अफेयर्स में शामिल है, उसको कवर करेंगे। और इस दिशा में आज पहली क्लास होगी। पहली क्लास में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा जाए, जो पहला है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए गए हैं। 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराया गया है, जो कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराया गया था। और परिणाम देखा जाए तो एनडीए अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 293 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो तीसरी बार बहुमत प्राप्त होता है। एनडीए का अर्थ हुआ जिसमें बीजेपी प्लस उसके सहयोगी पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी प्लस उसकी सहयोगी जो पार्टियां हैं उसको कहा जाता है एनडीए कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जाता है। उसको 293 सीटें प्राप्त हैं। वहीं इंडिया अलायंस, जिसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस कहा जाता है, उसको 234 सीटें प्राप्त हैं। तो 18वीं लोकसभा में लगातार तीसरी बार एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है और एनडीए को 293 सीटें प्राप्त हुई। एनडीए में बीजेपी प्लस उसके सहयोगी पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी को देखा जाए तो 240 सीटें प्राप्त हुई हैं और उसकी सहयोगी पार्टियों को 53 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। और इसके पहले यह गौरव किसको प्राप्त था? पंडित नेहरू को प्राप्त था। पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी देश के ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और शपथ देखा जाए 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ ग्रहण करने के बाद मोदी स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देखा जाए 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और 5 नेताओं ने राज्य मंत्री का शपथ लिया, जो कि स्वतंत्र प्रभार जिनके पास है। और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। तो 5 ऐसे नेता हैं जिन्होंने राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार जिनके पास है, और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। 18वीं लोकसभा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जैसे सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के जो मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं। तो 18वीं लोकसभा में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं, चुने गए हैं। और भाजपा के शंकर लालवाड़ी इंदौर से सबसे अधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी हैं। तो शंकर लालवाड़ी जो इंदौर निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, सबसे अधिक मतों से निर्वाचित होने वाले, सबसे अधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी हैं, जिन्होंने 11,75,092 वोटों से विजय प्राप्त की है। और 18वीं लोकसभा में 543 जो सांसद चुने गए हैं, 543 सांसदों में 74 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 17वीं लोकसभा में देखा जाए तो 78 महिलाएं शामिल। तो 17वीं लोकसभा की बात की जाए तो 78 महिलाएं शामिल थे, जबकि 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं सांसद के रूप में शामिल हैं। और मंत्रिमंडल में देखा जाए तो 7 महिलाएं हैं, जिसमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से सांसद भर्तहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है? भर्तहरि महताब को, जो कि उड़ीसा से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर देखा जाए जो सबसे वरिष्ठ प्रत्याशी होता है या वरिष्ठ सांसद होता है, उसे बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर
राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। आर्टिकल 95 सब क्लास 1 में इसका प्रावधान है। और प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? जो नए सांसद चुने जाते हैं उनको शपथ दिलाना, और जो स्पीकर और या लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसका संचालन करना। तो पहली लोकसभा की जो बैठक होती है, नई निर्वाचित लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? जो नए सांसद चुने जाते हैं उनको शपथ दिलाता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो चुनाव कराए जाते हैं उसका संचालन करता है। और 18वीं लोकसभा में कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? लगातार दूसरी बार ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान देखा जाए संविधान में आर्टिकल 93 में दिया गया है। तो आर्टिकल 93 में कहा गया, यह प्रावधान दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित। और लोकसभा का जो निर्वाचन होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं बहुमत के आधार पर। तो बहुमत के आधार पर इसको निर्वाचित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में संविधान के आर्टिकल 93 में प्रावधान है। और प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उसी समय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। कोझिकोड को यूनेस्को की साहित्य का शहर चुना गया है। तो कोझिकोड के बारे में देखा जाए, कोझिकोड कहाँ स्थित है? केरल में मालबार तट के पास है। और इसको यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत साहित्य के शहर के रूप में चुना गया है। यदि देखा जाए, जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर करता है, जिसमें शिल्प है, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला और संगीत। तो साहित्य के क्षेत्र में किसे चुना गया है? कोझिकोड को चुना गया है। तो यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क होता है उस 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर करता है, जिसमें शिल्प है, शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला और संगीत। और कोझिकोड को किस क्षेत्र में चुना गया है? साहित्य के क्षेत्र में चुना गया है। इसके पहले जयपुर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में चुना गया था 2015 में। वहीं वाराणसी को संगीत का रचनात्मक शहर 2015 में चुना गया था, जबकि चेन्नई को संगीत का रचनात्मक शहर 2017 में चुना गया था। मुंबई को फिल्म सिटी के रूप में चुना गया था 2019 में। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी 2019 में। और श्रीनगर शिल्प और लोक कला में 2021 में चुना गया था। तो कोझिकोड को 2024 में चुना जाता है किस क्षेत्र में? साहित्य के शहर के क्षेत्र में चुना जाता है। यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी स्थापना देखा जाए यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 को की गई थी। तो यूनेस्को की स्थापना फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945 को की गई। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। तो 23 जून 2024 को क्या किया गया? कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में, जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है उसमें जो साहित्य के क्षेत्र में कोझिकोड को चुना गया है। भुज अगला है, भुज को स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल किया गया है। भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक 2001 में भूकंप से मरने वालों की याद में इस भवन का निर्माण किया गया था, या इस स्मारक का निर्माण किया गया था। तो भुज में जो भूकंप से लगभग 13,000 लोगों की मृत्यु हुई थी 2001 में, उन्हीं की याद में या स्मृति में इस स्मारक का निर्माण किया गया था, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। और इसको क्या किया गया? यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल किया गया है। तो भुज का जो स्मृति वन भूकंप स्मारक है उसको यूनेस्को की खूबसूरत संग्रहालय में शामिल किया गया है। और यह जो भुज का स्मृति वन है 2001 में जो भूकंप आया था उसमें लगभग 13,000 लोग मारे गए थे, उन्हीं की स्मृति में या उन्हीं की याद में इस स्मारक का निर्माण किया गया था। और इसको 16 जून 2024 को यूनेस्को की खूबसूरत संग्रहालय में शामिल किया गया है। अगला जो घटनाक्रम है
लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया गया है। तो अभी संसद में क्या किया गया है, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया गया है। और क्यों पारित किया गया, पिछले कुछ महीनों से देखा जाए तो तमाम पेपर लीक की समस्याएं देखी जा रही थी, तमाम पेपर में गड़बड़ियां देखी जा रही थी। उसी की रोकथाम के लिए संसद ने इस कानून को पारित किया गया। और यह कानून 6 फरवरी को लोकसभा में पारित होता है और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित होता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को मंजूरी प्रदान की जाती है। तो इस अधिनियम को 12 फरवरी को मंजूरी प्रदान की जाती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और इसमें प्रावधान क्या किया गया, जो सरकारी परीक्षा में जो गड़बड़ी को रोकने के लिए इस कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो 10 साल से तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। और जो सार्वजनिक परीक्षा में जो अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना। जो परीक्षाओं में जो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे मोबाइल, इस सब का प्रयोग किया जाता है, यदि कोई पाया जाता है उसको 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद है और अधिकतम बात की जाए तो 5 से 10 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए संसद में एक कानून पारित किया गया, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया गया है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मुख्यालय में स्थापित की गई है। और इसका जो कार्य क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तीव्र गति से, जो ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस कितनी तीव्र गति से आगे की तरफ पहुंच रहा है और CO2 का जो कितना उत्सर्जन हुआ, आगे कितना उत्सर्जन होगा, उसकी जानकारी के लिए इस जलवायु घड़ी को स्थापित किया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? CSIR के मुख्यालय अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मुख्यालय में स्थापित की गई है। अब CSIR के बारे में थोड़ा समझ लें। CSIR जिसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना देखा जाए CSIR की तो सितंबर 1942 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। और इसका वित्त पोषण, CSIR का वित्त पोषण कहाँ से किया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है। तो CSIR के बारे में देखा जाए तो सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? पदेन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होता है। और इसका वित्त पोषण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगले घटना की तरफ पढ़ते हैं। कश्मीर में विश्व के सबसे बड़े ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया। तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया गया है? चिनाब नदी पर। तो जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। पहली बार रेलवे द्वारा ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया। तो चिनाब नदी पर जो सबसे ऊंचा पुल है, इस पर ट्रेन ट्रायल किया गया है। कब? 20 जून 2024 को भारतीय रेलवे ने हासिल किया। रेलवे ने संगलदान से रियासी तक लगभग 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। तो मेमू ट्रेन को चलाकर इस पर मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया जाता है। चिनाब रिवर पर बने जो पुल है, सबसे ऊंचा पुल है, उस पर सफल परीक्षण किया गया। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित यह पुल कितना है? 1.3 किलोमीटर लंबा और चिनाब नदी तल से लगभग 359 मीटर ऊपर स्थित है। तो चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर की ऊंचाई पर यह पुल स्थित है। और
इसकी लंबाई देखा जाए तो 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है जो 227 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तो इस पुल की लंबाई कितना है, 1.3 किलोमीटर है। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और यह 227 किलोमीटर की जो लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है यह परियोजना। और चिनाब नदी के बारे में देखा जाए तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति डिस्ट्रिक्ट से होता है। और चिनाब नदी दो नदियों के संगम से बनती है, एक है चंद्र और दूसरा है भागा नदी के संगम से चिनाब नदी का उद्गम होता है। और यह वह क्षेत्र कहाँ है, उद्गम क्षेत्र कहाँ, हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र होता है, बड़ा लाचा दर्रा के पास। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल तक के मामले में देश में अग्रणी बना। तो पहला स्थान प्राप्त होता है इसको, शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल तक के क्षेत्र में इसको पहला स्थान प्राप्त होता है। केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना और यह सम्मान उसे भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। यहाँ जीरो अपशिष्ट या लैंडफिल का अर्थ हुआ कि जो कचरा है उसके प्रबंधन से, जो कचरा प्रबंधन से संबंधित है। तो शून्य अपशिष्ट का अर्थ हुआ जीरो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करना और लैंडफिल का अर्थ होता है कि जो कचरे का प्रबंधन करना या जो कचरा उत्पन्न हुआ उसका प्रबंधन करना। तो कठोर मूल्यांकन के माध्यम से यह सत्यापित किया गया कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अनुकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल से 90.5% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ है। तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, जिसे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। तो कचरा प्रबंधन या अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में देखा जाए तो अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को दी मान्यता और यह मान्यता कब प्राप्त होती है, 14 जून 2024 को। तो WHO द्वारा हैदराबाद में स्थित जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया। तो WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में किसे नामित किया गया है, जो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है। और यह मान्यता 4 साल की अवधि के लिए दी जाती है, जिससे ऐसा सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय संस्थान बना। तो हैदराबाद स्थित जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है उसको WHO द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है या सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया जाता है और ऐसा प्राप्त करने वाला यह तीसरा संस्थान बना है। जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है NIIMH ने अमर पोर्टल विकसित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अमर पोर्टल का निर्माण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। WHO की बात की जाए तो WHO फंक्शनिंग ऑन अप्रैल 7, 1948 को। तो WHO की स्थापना कब होती है, 1948 को होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है और इसमें 194 मेंबर शामिल हैं। तो 194 देश इसमें शामिल हैं। तो WHO की स्थापना 1948 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO द्वारा 14 जून 2024 को हैदराबाद स्थित जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है उसको मान्यता दी जाती है या पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया जाता है और ऐसा प्राप्त करने वाला यह तीसरा संस्थान है भारत का। इसने अमर पोर्टल के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। अगला जो घटनाक्रम है, DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किया गया। तो DD किसान चैनल द्वारा 2 AI एंकर कृषि और भूमि को लॉन्च किया गया है। AI का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर या उद्घोषक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जो DD किसान चैनल है
उसके द्वारा 2 उद्घोषक या 2 एआई एंकर को लॉन्च किया गया है, जिनका नाम है कृषि और भूमि। 2 एआई एंकर लॉन्च कौन करता है? डीडी किसान चैनल करता है। और तो दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहला एआई एंकर कृषि और भूमि को पेश करके एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि में एआई एंकर कृषि और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं के संवाद करने की क्षमता होगी। तो इनके पास जो है 50 भाषाओं के में संवाद करने की क्षमता होगी। तो एआई एंकर पेश करने वाला डीडी किसान देश का पहला सरकारी चैनल बनता है। तो डीडी किसान चैनल द्वारा 2 एआई एंकर कृषि और भूमि को लॉन्च किया जाता है और यह पहला सरकारी संस्थान बना एआई एंकर लॉन्च करने वाला। डीडी किसान चैनल की बात की जाए तो इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को की गई थी। तो डीडी किसान चैनल को लॉन्च कब किया गया था? 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। और इसके द्वारा अभी 26 मई 2024 को 2 एआई एंकर या 2 एआई उद्घोषक को लॉन्च किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किया जाता है और इनके पास 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता होगी। और यह पहला सरकारी चैनल बना जिसने एआई एंकर लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर। अगला जो घटनाक्रम है, बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित किए गए। तो बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसको नागी पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार के जमुई जिले में स्थित है। तो बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है और नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। एक मानव निर्मित स्थल है। तो इसको 81 रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। वहीं नकटी पक्षी अभ्यारण्य देखा जाए भारत का 82वां रामसर स्थल है। यह भी नकटी बांध द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित स्थल है। यह नागी पक्षी अभ्यारण्य के पास है और बिहार के जमुई जिले में स्थित है। तो इस प्रकार देखा जाए रामसर साइट में भारत और चीन संयुक्त रूप से 82 रामसर स्थल शामिल हैं। तो रामसर साइट में भारत के 82 स्थल हैं, वहीं चीन के भी 82 स्थल हैं। तो 7 विश्व में तीसरे बड़े रामसर स्थल पर काबिज है। तो इनका स्थान कौन सा है? तीसरे स्थान पर है। तो 82 रामसर साइट भारत के, चाइना के 82 रामसर साइट हैं, तो वह तीसरे स्थान पे है। वहीं यूनाइटेड किंगडम 175 स्थलों के साथ इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद है मैक्सिको, और मैक्सिको 144 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। रामसर साइट के बारे में देखा जाए तो रामसर क्या है? एक ईरानी शहर है, ईरान में एक शहर है। और रामसर में क्या हुआ कि आर्द्र भूमि और उनके नाजुक परिस्थितियों तंत्र की रक्षा के लिए एक सम्मेलन होता है 1971 में। 1971 में एक सम्मेलन हुआ आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कन्वेंशन होता है रामसर, जो कि एक ईरानी शहर है। और यह सम्मेलन 1975 में लागू हो जाता है। तो इस सम्मेलन में जो भी निर्णय लिए गए 1975 में लागू किए जाते हैं। भारत 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ। रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला भारतीय आर्द्र भूमि स्थल देखा जाए तो रामसर साइट में देखा जाए पहला जो भारतीय स्थल शामिल कब किया गया? 1981 में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। तो पहली बार रामसर साइट में 1981 में 2 स्थल को शामिल किया जाता है। एक है चिल्का और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। वहीं तमिलनाडु में देखा जाए रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है। तो तमिलनाडु में देखा जाए तो रामसर साइटों की संख्या कितना है? 16 रामसर साइटों के साथ पहले स्थान पर है तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के 12 स्थल रामसर साइट में शामिल हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल देखा जाए पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन है, सबसे बड़ा रामसर साइट है। वहीं भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में रेणुका। हिमाचल प्रदेश में रेणुका सबसे छोटा रामसर स्थल है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया। तो श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया और यह दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व शिल्प परिषद, तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा जून 2024 में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा किया जाता है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के बारे में देखा जाए
तो यह यूनेस्को की एक गैर लाभकारी संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। तो यूनेस्को की एक गैर लाभकारी संस्था है या गैर लाभकारी संस्था है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। इसके द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया जाता है। और WCC की स्थापना कब होती है? 1964 में की जाती है यूनेस्को द्वारा। इसके पहले श्रीनगर, जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का, तो श्रीनगर क्या है? जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर बना है। तो यह सम्मान प्राप्त करने वाला चौथा शहर है श्रीनगर। इसके पहले किसको मिला था? जयपुर को, मल्लपुरम और मैसूर को यह दर्जा प्राप्त हुआ था। शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला जो घटनाक्रम है कि रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदय लोक लोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में इसको शामिल किया गया है। और तो 7 से लेकर 8 मई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति की 10वीं जो आम सभा में इस क्षेत्र के 20 दस्तावेजी धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर या मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता मिली है। तो भारत के 3 रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय को इस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त हुई है। तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की गई थी। तो यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? यूनेस्को द्वारा 1992 में शुरू की गई थी। और इस दिशा में रामचरितमानस और पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन को 7 से लेकर 7-8 मई 2024 को जो मंगोलिया में आयोजित विश्व स्मृति समिति का जो 10वीं आम सभा में हुई थी उसमें शामिल किया गया था। तो रामचरितमानस के बारे में देखा जाए तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तुलसीदास द्वारा, जबकि पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा की गई है। वहीं सहृदय लोक लोचन की रचना आचार्य आनंदवर्धन द्वारा की गई है। अगले घटनाक्रम, भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल क्या है कि इसे पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना द्वारा किया गया। और यह परीक्षण कहाँ किया जाता है? आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में 14 मई 2024 को किया गया। तो यह एक पोर्टेबल अस्पताल है जिसे आपात में, इमरजेंसी के समय हेल्थ समस्याओं के समाधान के लिए इसका परीक्षण किया गया है। इसे क्या किया गया? हवा से इस अस्पताल को या हवा से धरती पर लैंड कराया गया या उतारने का प्रयास किया गया या उतारने का सफल परीक्षण किया गया है। भीष्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री पोर्टेबल अस्पताल का विकास किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अगला जो घटनाक्रम है, वनाग्नि को रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरुल लाव पैसे पाओ मिशन चलाया गया। तो पिरुल लाव पैसे पाओ मिशन किसके द्वारा चलाया गया? उत्तराखंड में चलाया गया। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि को स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिरुल लाव पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की। और यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है। इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो इस मिशन का जो संचालन है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। पिरुल क्या है? पिरुल का तात्पर्य होता है कि पहाड़ों में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसे पिरुल कहा जाता है। पिरुल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ी कारण बन जाती हैं। जो चीड़ के वृक्ष होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उसे कहा जाता है पिरुल। और यह वनाग्नि के लिए या आग के लिए सबसे बड़ा कारण है, इसलिए कहा जाता है सरकार द्वारा या उत्तराखंड की सरकार द्वारा पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन प्रारंभ किया गया। तो जंगल किया गया वनाग्नि को रोकने के लिए। अगला जो घटनाक्रम है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना। 8 मई 2024 को यूके के स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने, तो ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर जो कि कहाँ स्थित है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, ने वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। तो
उसकी रिपोर्ट क्या है? वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट है। किसके द्वारा जारी की गई? एम्बर जो एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी है, कहाँ स्थित है? यूके में। तो उसके द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू अर्थात वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में 9वें स्थान पर था, लेकिन 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है भारत। तो तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है भारत। पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका है। अगला जो घटनाक्रम है, महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। तो महाराष्ट्र में पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया और यह संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र के पुणे में इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 29 अप्रैल 2024 को किया गया। तो संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह पार्क भारतीय संविधान के मूल्यों की प्रति एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो जो भारतीय संविधान के जो संस्थापक हैं उनकी श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में इस संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया, जो कि कहाँ स्थित है? पुणे में। हालांकि जो सबसे पहला संविधान उद्यान संविधान पार्क की स्थापना कहाँ की जाती है? जयपुर में की जाती है। तो पहले संविधान पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? उद्घाटन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। लेकिन महाराष्ट्र 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक संविधान पार्क का उद्घाटन किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? जो संविधान निर्माता थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। अगला जो घटनाक्रम है, देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। तो देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। और यह जारी किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी 2024 को प्रस्तुत स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि जो भारत में 2022 में तेंदुओं की संख्या कितना है? 13,874 आकलित की गई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितना आकलित की गई है? 13,874 आकलित की गई है। जबकि 2014 में देखा जाए तो यह संख्या कितनी थी? 7,910 थी। जबकि 2018 में की तुलना में 2022 में तेंदुओं की संख्या में कितना वृद्धि होती है? 7.95% की वृद्धि पाई जाती है। 2018 की तुलना में 2022 में तेंदुओं की संख्या में कितनी वृद्धि देखी गई? 7.95% की वृद्धि देखी जाती है। यदि राज्यभर देखा जाए, राज्यों में देखा जाए तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर स्थित है? 3,907 मध्य प्रदेश में है। तो सर्वाधिक संख्या तेंदुओं की देखा जाए कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। वहीं दूसरे स्थान पर 1985 तेंदुओं के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर 1879 कर्नाटक है। तो पहले स्थान पर एमपी है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। और तमिलनाडु में देखा जाए तो 1070 आकलित की गई है। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या देखा जाए तो 371 आकलित की गई है। तेंदुओं के बारे में देखा जाए, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डेस, इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह पैंथेरा जीनस का एक प्रजाति है। तो पैंथेरा पार्डस इसका नाम वैज्ञानिक नाम है और पैंथेरा जीनस का एक प्रजाति है। यह मूल रूप से देखा जाए तो अफ्रीका और दक्षिण एशिया में पाई जाती है। IUCN की लिस्ट में देखा जाए तो यह संवेदनशील में शामिल है और साइट की लिस्ट में देखा जाए तो परिशिष्ट वन में है। जबकि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची फर्स्ट में शामिल इसको किया गया है। तो IUCN की लिस्ट में देखा जाए तो इसे संवेदनशील के रूप में रखा गया है, साइट में परिशिष्ट वन में रखा गया है। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची फर्स्ट में इसको रखा गया है। अगला जो घटनाक्रम है, सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची मान्यता प्राप्त हुई है। तो सेला सुरंग कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और इस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है।
तो सेला सुरंग जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, जो कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और जिसकी लागत कितना है? 825 करोड़ रुपए इसकी लागत है। मई 2024 में क्या किया गया? इंग्लैंड की जो एक संस्था है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, तो इंग्लैंड की जो संस्था है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा इसे सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा प्राप्त दिया जाता है। तो सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा इसके द्वारा दिया जाता है सेला सुरंग को। तो दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग मानी जाने वाली इस परियोजना में क्रमशः 15,500 मीटर और 1,003 मीटर लंबी दो सुरंगें हैं। इसमें दो सुरंग है। 15 एक है जिसकी लंबाई कितना है? 1505 मीटर है, दूसरा है 1,003 मीटर लंबी। और यह सेला सुरंग क्या करता है? इस सुरंग का निर्माण असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो यह सड़क क्या करती, यह जो सुरंग है, सुरंग का निर्माण असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के जो पश्चिमी कामेंग जिले के तवांग से जोड़ने के लिए किया गया है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। सीमा सड़क संगठन के बारे में देखा जाए तो इसकी स्थापना BRO की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। तो BRO की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और 2015 में BRO को पूर्णतः रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। तो BRO क्या है? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। BRO का आदर्श वाक्य क्या है? श्रमण सर्व साध्यम, कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और यह दर्जा कब दिया जाता है? 15 जनवरी 2024 को तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को नौ शास्त्रीय भाषाओं में एक रूप में शामिल किया जाएगा। तो भारत की शास्त्रीय भाषा के बारे में देखा जाए, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में देखा जाए, तो शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा होती है जिसका क्या है 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, और उसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया गया हो। तो इसका इतिहास 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना इसका इतिहास हो, और इसका प्रयोग साहित्य ग्रंथों में किया जाए, इसे कहा जाता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। संविधान के जो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 में से 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो संविधान की अनुसूची में देखा जाए कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाओं में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वर्ष 2004 में तमिल भाषा को दिया गया था। तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल भाषा मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और श्रीलंका में बोली जाती है। 2005 में देखा जाए तो संस्कृत भाषा को, और 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को, वहीं 2013 में मलयालम भाषा को, और 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है। तो इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाली, फारसी और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक कुल कितने, फारसी के साथ कुल 9 भाषाएं शामिल हैं शास्त्रीय भाषाओं में। अगला जो घटनाक्रम है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में केबी मारनहल्ली में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। तो बोइंग कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। और अमेरिका के बाहर देखा जाए तो बेंगलुरु में या भारत में सबसे बड़ा निवेश है बोइंग कंपनी का। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुरुआत की। तो इस दौरान देखा गया कि प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में बढ़ते विमानन क्षेत्र में पूरे भारत से ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा देना। तो विमानन क्षेत्र में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए इसी दौरान बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। और सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक, बेंगलुरु में। बोइंग कंपनी के बारे में देखा जाए तो बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटर क्राफ्ट, रॉकेट
उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करता है। अगला जो घटनाक्रम है, मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। तो अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में ट्रांस हार्बर मुंबई में किया गया। 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया, जिसे अटल सेतु के नाम से जाना जाता है, जिसे अटल सेतु न्याहा सेवा सी लिंक के रूप में भी जाना जाता है, और जो देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु। तो अटल सेतु क्या है, जो कि कहाँ स्थित है? मुंबई में है, सबसे लंबा सेतु है। मुंबई की नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। तो इसकी लंबाई कितना है? 22 किलोमीटर है, और साथ ही साथ सबसे लंबा समुद्री पुल है, और 6 लेन वाला पुल है। तो इसकी लंबाई हमने देखा 22, लगभग 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उरण तालुका में न्यायासा पर समाप्त होता है, और इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो इस परियोजना, जो अटल सेतु परियोजना है, वह किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। और अटल सेतु क्या समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई कितना है? 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर। तो भारत का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, और यह किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह, जिसका नाम क्या है? यक्सपोसैट नाम है। तो इसका नाम क्या है? यक्सपोसैट। इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में कई जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करने के लिए इस एक्सपोसैट, जिसे कहा जाता है एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV 58 द्वारा लॉन्च किया गया। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, जिसका नाम है, का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में तीव्र एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। तो ब्लैक होल या तो रेडिएशन एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करने के लिए इस एक्सपोसैट उपग्रह को लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, और 1 जनवरी 2024 को। इसको PSLV C58 द्वारा, जो प्रक्षेपण वाहन है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। एक घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन। जनवरी 2024 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना हेतु भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें पहला है मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा है भोपाल शहर, और तीसरा है राजस्थान का उदयपुर शहर है। तो वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के तहत 3 शहरों को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर है, एक है भोपाल शहर, और तीसरा है राजस्थान का उदयपुर शहर है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण के मूल्यों को बढ़ावा देते हुए वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप है। तो रामसर साइटों के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर पहल चलाई जा रही है, और उनको बढ़ावा देने के लिए वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना चलाई जा रही है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और इस दिशा में इंदौर, भोपाल और राजस्थान का जो उदयपुर शहर है, इनको चुना गया है। 3 शहरों को नॉमिनेट किया गया है। अगला जो घटनाक्रम है, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना। तो पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना। तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को देखा जाए तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, और भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? जनवरी 2024 में किया गया। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में स्थित है। इसका विस्तार है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका विस्तार देखा जाए पेंच टाइगर रिजर्व का कहाँ है?
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 2 राज्यों में फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है। तो इसमें क्या किया गया, एक रात्रि वेधशाला की स्थापना की गई और यहाँ बाघोली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। डार्क स्काई पार्क का अर्थ होता है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है या कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण की सीमित करता है। तो डाई स्काई पार्क उसे कहा जाता है जहाँ पर जो क्या है किसी पार्क या वेधशाला के समीप जो पार्क पाया जाता है उसे कहा जाता है डार्क स्काई पार्क कहा जाता है। और डार्क स्काई पार्क की भूमिका क्या होती है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण होता है उसको सीमित करता है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र हानले में स्थित है। तो भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र हानले में स्थित है। भारतीय खगोलीय वेधशाला येलो है और वहाँ पर कौन वेधशाला स्थित है, भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित, जो एक उच्च ऊंचाई वाला खगोल विज्ञान स्टेशन है और यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित किया गया। तो आमतौर पर डार्क स्काई पार्क किसे कहा जाता है, जिस पार्क के नज़दीक क्या हो कोई पार्क वेधशाला के आसपास होता है। जब कोई पार्क किसी वेधशाला के आसपास होता है उसे कहा जाता है डार्क स्काई पार्क कहा जाता है। अगला जो घटनाक्रम है, IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया। तो हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन पहली बार किया जाता है IUCN द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट के तहत पहली बार हिमालयन जो वुल्फ है उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसको असुरक्षित या वनरेबल असुरक्षित श्रेणी में रखा जाता है। तो पहली बार IUCN द्वारा हिमालयन जो वुल्फ है उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसको जो IUCN की रेड लिस्ट है उस रेड लिस्ट में वनरेबल या असुरक्षित श्रेणी के रूप में रखा जाता है। इसे वुल्फ के बारे में देखा जाता है, इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है। और उत्तर भारत में या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमालय प्रदेश में लाहौल और स्पीति में पाई जाती है। तो इसका जो स्थान है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसको पहली बार मूल्यांकन किया जाता है IUCN की लिस्ट में, रेड लिस्ट में इसको असुरक्षित की श्रेणी में रखा गया। अगला जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने तालीबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। तो तालीबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है और इसकी जो आधारशिला कब रखी जाती है, 3 फरवरी 2024 को उड़ीसा के संबलपुर में रखी जाती है, संबलपुर में नेवेली में। और यह लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का लगभग 38,2400 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल है। तो तालीबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, उड़ीसा के संबलपुर में। अगला जो घटनाक्रम है, महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई। तो महाराष्ट्र की सरकार ने जनवरी 2024 में सांगली जिले में अटपाडी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है, जिसका नाम क्या है, अटपाडी संरक्षण रिजर्व है। तो अटपाडी संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है और इसको अटपाडी संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा जनवरी 2024 में। अटपाडी संरक्षण रिजर्व सांगली जिले की वन भूमि में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक पुल बनाता है जो पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र को और उत्तर पूर्व में मालधोक पक्षी अभयारण्य से जोड़ता है। तो यह एक पुल का काम करता है जो पश्चिम में स्थित है मैनी संरक्षण क्षेत्र, वहीं पूरब में स्थित है, उत्तर पूरब में स्थित है मालधोक पक्षी अभयारण्य, और इनके बीच सेतु का काम करेगा या पारिस्थितिकी पुल का काम करेगा कौन, अटपाडी संरक्षण रिजर्व। तो अटपाडी संरक्षण रिजर्व क्या है, मैनी संरक्षण क्षेत्र एवं मालधोक पक्षी अभयारण्य के मध्य स्थित है। अगला जो घटनाक्रम क्या है, अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया है, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची
कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। और इस प्रतिमा का निर्माण मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। प्रतिमा में 81 फीट का मंच है और 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो इसका मंच क्या है, ऊंचाई कितना है, 81 फीट है, और जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई कितना है, 125 फीट है। और यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्वराज के मैदान में। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्वराज के मैदान में स्थापित किया जा रहा है। और टोटल लंबाई इसकी कितना है, 206 फीट है। अगला जो है, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है। और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना कहाँ की जा रही है, केरल के त्रिशूर क्षेत्र में। इस परियोजना का अनुद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। ग्राफीन क्या है, ग्राफीन दुनिया में सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणु परत के रूप में पाया जाता है। तो परमाणु परत के रूप में पाया जाता है ग्राफीन, और जो क्या है, कार्बन का एक अपरूपक है, और विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है ग्राफीन। इसके अलावा केरल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर की भी शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इस सेंटर का उद्देश्य इंटरनेट रिसर्च आदि क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना। तो आज की क्लास में हमने घटना सार में दिए गए जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको कवर करने का प्रयास किया। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जो इस सीरीज की जो अगली क्लास होगी उसमें हम प्रमुख जो राष्ट्रीय सूचकांक है, राष्ट्रीय इंडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स के बारे में, राष्ट्रीय इंडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स को कवर करेंगे। तो अगली जो क्लास होगी इस दिशा में, इस सीरीज़ की जो अगली क्लास होगी, दूसरी क्लास होगी, उसमें हम राष्ट्रीय इंडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स या अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।